हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस छोटे से और लास्ट लेक्चर में, जहां पर हम करने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का लेक्चर नंबर 5। बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका अपना टीचर जोगिंदर सिंह चाहर, प्यार से जिसे ऑगी कहा जाता है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म होने वाला है, लेक्चर नंबर 5 है एंड दिस इज योर लास्ट लेक्चर, बिलीव मी। प्यार से आप लोग मुझे ऑगी सर कहते हैं तो आप लोग मुझे खोज सकते हो यहां पर, है ना। सो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ बिना किसी देरी के। क्या आप लोगों को मालूम है, जब जर्मनी की बात की गई थी, जब जर्मनी बनाने की बात की गई थी, तो आर्मी का एक बड़ा रोल माना जाता है। अक्सर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन? क्या एक देश को बनाने का काम एक आर्मी कर सकती है? जबकि आर्मी की पहचान गन, वेपन और हथियार, एमिनेशन से होती है, तो क्या डिस्ट्रक्शन फैलाने वाले क्या कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं? तो यही हमें जानना है, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो यहां पर जर्मनी का देश जो है कैसे आर्मी ने बनाया, ये हमें देखना होगा। मिडिल क्लास जर्मन की बात करते हैं। मिडिल क्लास जर्मन वही लोग थे, एजुकेटेड स्टूडेंट, और जो मतलब थोड़ी सी लिबरल अप्रोच लेके चल रहे थे, कि आजाद होने की अप्रोच लेके चल रहे थे। तो इन लोगों के बीच में नेशनलिस्ट फीलिंग आ चुकी थी और इन लोगों ने पूरे देश में भी नेशनलिस्ट फीलिंग को फैला दिया था। अमंग मिडिल क्लास जर्मन पूरी तरीके से एकदम दिमाग में आजादी की मांग लेके चल रहे थे। 1848 इन्होंने 1848 में पूरी कोशिश की कि जर्मनी के जो अलग अलग इलाके हैं उनको मिला के एक कर दिया जाए, एक नेशन स्टेट बनाया जाए और उसमें एक चुनी हुई सरकार यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, यानी कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार हो। तो यहां पर भी इन्होंने यही किया था, नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। दैट वाज गवर्न बाय द इलेक्टेड पार्लियामेंट। बट हाउएवर जिस तरीके से इकट्ठे हुए तो बहुत सारी इनके साथ प्रॉब्लम्स भी रही थी। इनके कई सारे मूवमेंट बार बारी मोनार्की, राजा, आर्मी एंड लार्ज लैंड ओनर्स यानी जंकर्स ने सप्रेस कर दिए थे, रिप्रेस कर दिए थे। तो ये डिमांड करती हूं, आपको फोटो दिख जाएगी। इसके बाद बात करते हैं इनकी जो आजाद कराने की, जो नेशन बिल्डिंग बनाने की जो मांग थी ना, वो भाई साहब दबा दी गई। रिप्रेस्ड बाय हुम? बाय मोनार्की, मिलिट्री एंड द लार्ज लैंड ओनर्स विच वी आर कॉलिंग इट लाइक जंकर्स ऑफ प्रूशिया। तो ऑलवेज रिमेंबर कि मिडिल क्लास जर्मन की जो मांग थी वो आर्मी, मोनार्की और लार्ज जो लैंड ओनर जमींदार थे उन्होंने इसको दबा दिया। प्रूशिया कैसे लीडर बना, अब सुनिएगा, समझिएगा। फ्रॉम देन ऑन प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑन द मूवमेंट फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन। जब बार बार जर्मन फेल हो रहा था, सब कुछ परेशानी हो रही थी, प्रूशिया बोलता है चलो ऐसा करता हूं, यूनिफिकेशन की मांग मैं रखता हूं, सबको एकजुट करने का काम जो है मैं कर देता हूं। उसका चीफ मिनिस्टर था ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क जो कि मेन कार्यकर्ता कहा जाता है, चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है पूरी इस प्रोसेस को बनाने का, विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। अब देखो मिडिल क्लास जर्मन की बस की तो थी नहीं, तो प्रूशिया खुद आगे आ गया। प्रूशिया आगे आ गया तो प्रूशिया ने आर्मी की मदद से, प्रूशियन आर्मी और उसके जो ऑफिसर से सरकारी, उनकी मदद से ओटोमन बिस्मार्क जो निकल चला एक मिशन पे। तो ओटो बिस्मार्क ने बताया कि देखो अच्छा ये जर्मनी है, लो भाई मैं एकजुट कर देता हूं, ये पूरा जर्मनी का एम्पायर है जो आपको दिख रहा हुआ है। एंड दिस पर्सन टकला इज नोन एज ओटोमन बिस्मार्क। मैं भी हूं टकला, बट मैं ओटोमन नहीं हूं, मैं तोलामन हूं, 100 मन का आदमी हूं, 100 केजी टाइप आदमी। 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स। यहां पे बहुत कंफ्यूजन होती है, लोग कहते हैं कि 7 ईयर्स मतलब 3 ईयर्स 7 वॉर्स, बट एक्चुअली क्या है, 3 लड़ाई, याद करो मेरे भाई, 3 लड़ाई साथ साथ में लड़ी गई, 3 लड़ाई 7 साल में लड़ी गई। 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स बाय हुम? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। डेन, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस। एंडेड इन प्रूशियन विक्ट्री, प्रूशिया इसमें जीत गया एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। तो आपसे पूछ सकते हैं यूनिफिकेशन का प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ? जब प्रूशिया जीत गया। जनवरी 1871 प्रूशिया के जो किंग था विलियम फर्स्ट, ध्यान से सुनिएगा, जर्मनी एम्परर बना दिया गया। और ये सारा प्रोग्राम हो रहा भाई साहब जैसे आपके बैंकेट होता ना शादी के, इनका बैंकेट था पूरा मेन पैलेस ऑफ वर्सेल्स। जो बढ़िया प्रोग्राम हो पैलेस ऑफ वर्सेल्स में कर दो, कांच का महल है, देखने को मिलेगा, शकल वकल बहुत बढ़िया दिखेगी, खुश होकर नए नए कपड़े पहन के जाएंगे तो चमक चमक ज्यादा दिखेगी, कांच का पूरा एकदम। वो गरीबों के बस की थोड़ी थी, तो जब कोई राजा को मौका मिलता था तो पैलेस ऑफ वर्सेल्स में राजा की सेरेमनी में चल लेते थे। तो जब प्रूशिया का राजा जीता तो विलियम फर्स्ट जो वो राजा बना जर्मन एम्पायर का, क्योंकि वही ने पूरा प्रोग्राम चलाए हैं ना भाई साहब जर्मनी को जोड़ने का, तो राजा तो हम ही बनूंगा। उसके बाद क्या हुआ ये देख सकते हो, ये लड़ाई का पूरा चार्ट मैप आपके सामने बेहतरीन तरीके से एकदम डिजिटल तरीके से आपको प्रस्तुति की जा रही है ना। ओटो वन बिस्मार्क के बारे में पढ़ते हैं। 18 जनवरी 1871 की सुबह सुबह कड़ाके की ठंड, भाई साहब एक असेंबली बुलाई जाती है जिसमें कौन होते हैं, जर्मनी के राजकुमार, ओहो, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव, वाह 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 वाह, एंड इंपॉर्टेंट प्रूशियन मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग ओटो वन बिस्मार्क। भाई मेन कार्यकर्ता को थोड़ी छोड़ देंगे, ओटो वन बिस्मार्क। ठीक वैसे ही जैसे आपको पता है कि अभी वो कॉकरोच जनता पार्टी का मुखिया है ना,
तो वैसा वो हेड तो वो ओटोमन बिस्मार्क टाइप हो गया, बाकी के जो है लोग हो गए। कहां पे आते हैं? पैलेस ऑफ वर्साइल्स में आते हैं। क्यों आते हैं? जर्मन एम्परर की तारीफ यानी कि उसका स्वागत करने के लिए केसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूशिया बन गया राजा। ये क्लैप करिए। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, जर्मनी का यूनिफिकेशन पूरा हुआ। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, मतलब जो नया जो राज्य बना अंडर द विलियम फर्स्ट, उसने क्या किया? करेंसी का मॉडर्नाइजेशन, बैंकिंग का मॉडर्नाइजेशन, लीगल जुडिशियल सर्विस सब सुधार दी जर्मनी में। अब जर्मनी वाव देख रहा है, भाई कतई जहर, मजा आ गया एकदम। प्रूशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। अब जर्मनी के बाकी लोग देख रहे हैं, अच्छा प्रूशिया के जो सिस्टम है ना बड़ा सही है यार, ऐसा ही हमारे लिए भी हो जाए। तो वो एक मॉडल के रूप में देखे जाने लगा। प्रूशिया की बैंकिंग स्टाइल वाओ, प्रूशिया का करेंसी स्टाइल वाओ, प्रूशिया का एडमिशन सिस्टम वाओ, और सब पूछ रहे हैं हाउ, हमारे पास भी लाओ। तो इस तरीके से जो बातें होने लगी, तो ये था जर्मनी का यूनिफिकेशन। इन शॉर्ट आपको पता चल गया जर्मनी के यूनिफिकेशन में प्रूशिया का इंपॉर्टेंट रोल था, और इस इंपॉर्टेंट रोल में रोल था ओटोवन बिस्मार्क का, जो कि था चीफ मिनिस्टर, जिसने उठाई पूरी लगाम, लाया अपने साथ ब्यूरोक्रेसी और आर्मी को, और भाई साहब यूनिफिकेशन करके दिखा दिया। पैलेस ऑफ वर्साइल्स से भीड़ हुई, विलियम फर्स्ट राजा हुए और जर्मनी हुआ आजाद। अब बात करते हैं इटली की। किसकी बात करते हैं? अब बात करते हैं इटली की। तो इटली की सुनिएगा, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स में। भाई साहब इटली 7 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो आसान तो नहीं था। सुनिएगा, ओनली एक पार्ट सर्दिनिया पिडमॉन्ट जो था बिल्कुल साउथ में, मतलब अगर मैं नक्शा बनाऊं इसका ऐसे ऐसे, तो सर्दिनिया पिडमॉन्ट यहां बैठा हुआ है लास्ट में नीचे। तो अब आ गए इटली यूनिफिकेशन पर। इटली यूनिफिकेशन पे बात कर लेते हैं। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट, भाई 7 पार्ट में डिवाइडेड, और केवल एक पार्ट सर्दिनिया पिडमॉन्ट जो है वही वहां का लोकल रूरल रूल कर रहा था। अब चलो ये बहुत ज्यादा हो गई भाई, सिंपल भाषा में समझते हैं। 7 इलाके, 6 इलाके पर कोई और रूल कर रहा है, एक इलाका सर्दिनिया पिडमॉन्ट, उसको इटली का लोकल राजा रूल कर रहा है, बाकी के 6 किसी और के हाथ में, हमारे हाथ में सिर्फ एक इलाका। तो नॉर्थ किसके हाथ में था? हैब्सबर्ग एम्पायर, ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर। सेंटर किसके हाथ में था? पोप, वो जो फादर टाइप लोग होते हैं। साउथ इलाका किसके हाथ में था? बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। तो बच गया क्या? ऐसे इटली का नक्शा बनाओ और एक साउथ में यहां लटका हुआ था, तो ये सर्दिनिया पिडमॉन्ट था, सिर्फ एक ये इलाका, बाकी पूरा इटली पर कब्जा करके बैठा दूसरा आदमी। Even the Italian language had not acquired one common form, still had many regional and local variations. The basic problem with the इटली वॉज कि वहां पे लोकल भाषा भी बहुत सारी थी यार। मतलब इटली तो डिवाइडेड है ही है 7 पार्ट में, भाषाओं का भी डिवीजन है, तो लोकल लोग कैसे यूनाइट हो, इटली कैसे यूनिफिकेशन, दैट वाज द मेजर प्रॉब्लम एट दैट टाइम। बट डोंट वरी, आई विल हैंडल ऑल द केस। ड्यूरिंग द 1830s गुज़प्पे मज़ीनी हु वाज बेसिकली अ क्रांतिकारी, ओके, sought to put together a coherent step, coherent means एक ओवरऑल प्रोग्राम चलाया to unite Italian public, republic और Italy. He also formed a secret society called Young Italy. What was the Young Italy? Young Italy was basically the secret society created by Giuseppe Mazzini to make people, क्या कहते हैं, अवेयर। किस लिए? कि देश एकजुट होना है, आजाद कराना है। फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ गोल, अपने गोलों को बताना चाहता था, इटली को यूनिफाइड करना चाहता था, इसके लिए इसने बनाया। बट द फेलियर ऑफ रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 1848, हार गया मैं यार, 2 बार हार गया यार। क्या करता मैं? फिर मैंने बोला भाई सर्दिनिया पिडमॉन्ट के राजा से, ए राजा विक्टर इमैनुअल इधर आजा, क्या तेरे को बताया ना तू राजा है अकेला, मैं तो सिंपल आदमी हूं, तेरे पास सेना है, क्यों ना इटली को तू आजाद कराए, तू लड़े, तेरा साथ हम देंगे, तू राजा है। तो भाई साहब उसको चढ़ा दिया अभी झाड़ पे। चीफ मिनिस्टर कैवूर, जो कि किसका था? विक्टर इमैनुअल, इटली सर्दिनिया पिडमॉन्ट के राजा का। भाई साहब कहता मैं, ये काम मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता, इटली को जोड़ने का काम चल पड़ा भाई साहब। अब जो कैवूर था ना तो कोई क्रांतिकारी है ना कोई राजदूत है, बेचारा बहुत ही चतुर आदमी, यहां से चतुर आदमी भाई साहब। कैसे? ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन इटालियन, इटली का बंदा है, इटली ढंग से मतलब इटालियन भाषा ढंग से बोल नहीं पा रहा है, और फ्रेंच आती है, होगा क्या? फ्रेंच आदमी को पटा लेगा, तेरा साथी, तेरा आवाज मेरा आवाज एक ही है, फ्रेंच साथ देगा तो भाई लफड़ा हो जाएगा। तो ये था भाई सब कैवूर, शक्ल देख लो, स्मार्ट बंदा है एकदम, ठीक है। थ्रू टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस फ्रांस के साथ जाता है, फ्रांस के लोगों के साथ मिलता है, बातचीत करता है, बोलता भाई साहब दिक्कत आ रही है। तो सर्दिनिया पिडमॉन्ट फ्रांस की मदद से जो है ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में हरा देता है, और इस तरीके से नॉर्थ इटली जो है वो राजा के पास आ जाता है। नॉर्थ इटली किसके पास था? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के पास, उसको हरा दिया फ्रांस की मदद से। तो अब इलाका किसके पास? विक्टर मैनुअल के पास। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर ट्रूप्स, a large number of armed volunteer under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray. अब क्या हो रहा है? नॉर्थ इटली तो राजा जीत गया, अब एक और क्रांतिकारी था,
मतलब कैवूर तो एक मंत्री है, क्रांतिकारी था गैरीबल्डी। लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है, कहते हैं मजीनी और गैरीबल्डी एक जैसा नाम लगता है, नहीं, अलग है। गैरीबल्डी इटली का है, समझिएगा। अब गैरीबल्डी जो है लड़ना चाहता है, इटली को यूनिफाइड करना चाहता है, इटली को इन लोगों से हटाकर अपने राजा के हिस्से में देना चाहता है। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें साथ दिया, वॉलंटियर्स आए और गजब गैरीबल्डी के हाथ मजबूत हो गए। 1860 में वो पहुंचा साउथ इटली, एंड साउथ इटली में द किंगडम ऑफ टू सिसिली एंड सक्सीड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर। वहां पे थे बर्बन किंग के स्पेनिश, जो स्पेन रूलर थे, उनको मार भगाया, और इस तरीके से जो टू सिसिली जो पार्ट था वो भी अब फाइनली इटली में आ गया। तो यानी कि नॉर्थ और साउथ, और एक बचा हुआ पार्ट तो पहले से था। अब आगे बढ़ते सुनिएगा। विक्टर इमैनुअल द किंग ऑफ इटली, 1861 विक्टर इमैनुअल अपने आप को यूनाइटेड इटली का राजा मान लेता है, कह रहा नॉर्थ मेरे पास, साउथ मेरे पास, अपना इलाका मेरे पास, सेंट्रल को देख लेंगे। अब सेंट्रल में देखिएगा क्या हुआ। हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमंग होम लिटरेसी रेट ऑफ लिटरेसी वर वेरी हाई रिमेन ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ द लिबरल नेशनल आइडियोलॉजी। अब देखिए डायरेक्ट आता हूं, सेंट्रल इलाके से पोप वैसे डर के भाग गए। अब समझिएगा, नॉर्थ में कब्जा है, साउथ में कब्जा है, बीच में पोप क्या करेगा, तो पोप की हो गई तोप, और वो निकल गया भाई साहब फ्लोप, एकदम भाग गया, फिर उसके बाद कुछ बचा नहीं। तो जो गुजप्पे गैरिबल्डी की जो सेना बन रही है, लोग बन रहे हैं, जो पीजेंट सपोर्ट कर रहे हैं, वो सही बात है, बट ज्यादातर लोग वर अनअवेयर। किस लिए लड़ रहे हैं हम, हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं। अब क्यों लड़ रहे थे सुनिएगा, क्योंकि सब बार बार एक कह रहे थे लातालिया लातालिया लातालिया। उन्हें लगा यार विक्टर इमैनुअल की जो बहू है ना, जो बीवी है, उसको लोग लेके भागे, उसको आजाद करा के लाना है, तो लातालिया लातालिया। इस चक्कर में बेचारे पूरे आंदोलन में लड़ पड़े, उनको खबर भी नहीं लगी हम किस वजह से लड़ रहे हैं, समझ गए। तो इटली के लोग बेचारे बहुत मासूम थे। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग केस ऑफ ब्रिटेन। तो मैंने जर्मनी और इटली को आजाद करा दिया, अब बात करते हैं ब्रिटेन की। देखिए ब्रिटेन का मामला बहुत अलग है। ब्रिटेन ब्रिटिश इंग्लिश ऐसा चक्कर नहीं था। ब्रिटेन पहले एक्चुअली जो है कई कम्युनिटीज, यानी कि इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, आयरिश, इन 3-4 चीजों में बटा हुआ था। ये कम्युनिटीज थी और इनकी भाषा भी ऐसी थी। ये सारे एथनिक ग्रुप्स अपना अपना कल्चर, अपने अपने यूनियन, अपने अपने पॉलिटिकल तरीके से रहते थे, कोई किसी से दूसरा का लेना देना नहीं था। पर इनमें जो ब्रिटिश था ना, जो इंग्लिश बोलता था, उसके पास पैसे धीरे धीरे आ रहे थे, और उसी पैसे के दम पर इसने अपना जो है वो शासन करना स्टार्ट किया। तो एज द इंग्लिश नेशन धीरे धीरे पैसा कमाने लगा, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी है, हम अमीर हुए, ताकत भी है, पैसा है तो ताकत है। तो वो अपना जो इन्फ्लुएंस है बाकी आसपास के स्कॉट, वेल्स, आयरलैंड, इन पे कब्जा जमाने लगा। हम पैसा है, तू हमारे सामने नहीं बोल सकता है, यू खूनी है, बोल नहीं सकता है। सो द इंग्लिश पार्लियामेंट जब इंग्लिश ने बनाया, विच हैड सीज पावर फ्रॉम मोनार्की, 1688 में क्या हुआ था, जो एक रूलर था इन इलाकों में, उस राजा को हटा दिया इंग्लिश पीपल ने। हटा के, पैसा तो था ही था, ये सब एकजुट हो गए, राजा इन्होंने मार गिराया, राजा मार गिराया, इन्होंने अपना पार्लियामेंट बना लिया, पार्लियामेंट बना लिया, अपनी सरकार बना ली। उसके बाद क्या किया इन्होंने, नेशन स्टेट अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। आज से इंग्लैंड बन गया भाई साहब, ठीक है, ब्रिटेन हो गया, यानी इंग्लैंड इनका सेंटर बन गया, और अब वो जो है रूल करने की पूरी तलाश में था कि भाई हाँ हम रूल करेंगे। अब होता क्या है, एक्ट ऑफ 1707 का ईयर था, स्कॉटलैंड इनका पड़ोसी था, उसके साथ हाथ मिलाते, कहते आजा हम तेरा कुछ नहीं करेंगे, जो तू चाहे वो चाह, बट हमारे साथ मिलकर रहे। स्कॉटलैंड मिला, ठीक है, स्कॉटलैंड के साथ आ गया। उसके बाद इन्होंने क्या बनाया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। सो ऑलवेज रिमेंबर, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब सुनिएगा, द एक्ट ऑफ 1707 वो एक्ट था जिसके तहत इन्होंने अपने पड़ोसी स्कॉटलैंड को अपने साथ मिलाकर अपने को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब इंग्लैंड जो है अब स्कॉटलैंड पे अपना दबाव बना रहा था। तो 1707 के तहत अपने पड़ोसी स्कॉटलैंड को इसने एक जालसाजी से अपने अंडर मिलाया। एक्चुअली ये लोग है ही ऐसे यार, ये लोग हमको भी जालसाजी से फंसाए थे, हम फंसते नहीं भाई साहब। तो अपने अंडर मिला लिया, तो अब क्या बन गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जैसा ये दिखा रहे हैं, ग्रेट ब्रिटेन बन गया। ठीक है चलो भाई। अब सुनिएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट मजबूत थी, क्यों, ब्रिटिश पार्लियामेंट है तो उसमें कौन लोग होंगे, ब्रिटेन के ज्यादा होंगे, स्कॉटलैंड को जगह ही नहीं मिली। लीजिए भाई साहब, इससे जो है लोग परेशान हुए। द कैथोलिक क्लैंस वर दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश आइलैंड सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन व्हेनेवर दे अटेम्प्ट टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस। अब हुआ क्या, स्कॉटलैंड को ना धीरे धीरे ब्रिटेन की इच्छा अच्छी नहीं लगने लगी। जब उन पर दबाव बनता था वो लोग परेशान होते, वो कहते हमें आजाद कर दो भाई, हमको नहीं रहना तुम्हारे साथ। अब ब्रिटेन लोग उनको दबाने लगे, मारने लगे, पीटने लगे। तो जो स्कॉटलैंड में जो क्रिश्चियन पीपल थे, उनकी दो कम्युनिटी थी, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक्स परेशान हो रहे थे। देखिए प्रोटेस्टेंट का मतलब ही होता है विरोध करने वाले, प्रोटेस्ट करने वाले। कैथोलिक्स परेशान हो रहे थे, उसी में सब लोग परेशान थे। अब कुछ लोग जो अंग्रेज जो है, ब्रिटेन वाले जो है, वो इंग्लैंड वाले, उन्हीं में से कुछ क्रिश्चियन को सपोर्ट करके उनको बोलते तुम विरोध करो, प्रोटेस्टेंट बना दिया। मतलब स्कॉटलैंड के ही दो लोगों को कैथोलिक्स और प्रोटेस्ट में डिवाइड करके एक दूसरे से लड़ाने का काम कर दिया। स्कॉटिश हाईलैंडर जो पढ़े लिखे
पैसे जमींदार वाले लोग थे, दे वर फॉरबिडन टू स्पीक गैलिक लैंग्वेज। स्कॉटलैंड में गैलिक भाषा बोली जाती थी, बोले तुम ये नहीं बोल सकते, ओके। अपनी ड्रेस नहीं पहन सकते। एंड लार्ज नंबर वर फोर्सली ड्रॉन आउट ऑफ देयर ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। और ज्यादातर पैसे वाले बड़े बड़े लोग जो मूवमेंट को चला सकते थे, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोल सकते थे, ब्रिटेन के खिलाफ बोल सकते थे, उनको स्कॉटलैंड से मार पार के भगाना शुरू कर दिया। तो आप ये देख सकते हो, बहुत ही खतरनाक चाल खेली इन्होंने। आयरलैंड के साथ भी इन्होंने ऐसे किया। स्कॉटलैंड तो जबरदस्ती ले लिया, आयरलैंड के साथ भी यही हुआ। आयरलैंड को भी इन्होंने कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट में डिवाइड किया। इंग्लिश ने क्या किया, प्रोटेस्टेंट की मदद करी। हमेशा ये विरोधी का मदद करते थे, जिससे ये आपस में लड़ बैठे। कैथोलिक्स बुरा मान गए, हमारे आदमी को बांटता है, उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ किया। बट ब्रिटेन बहुत चालू था, पावर थी, पैसा था, तो वो आंदोलन भी सप्रेस कर दिया। इसके बाद आयरलैंड को उन्होंने जबरदस्ती अपने में शामिल कर लिया यूनाइटेड किंगडम में 1801 में। तो स्कॉटलैंड भी आ गया, आयरलैंड भी आ गया, ठीक है। अब एक नया झंडा बन गया ब्रिटिश का, वही ट्रायंगुलर शेप वाला। इनके सिंबल थे ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, नेशनल एंथम था, गॉड सेव आवर नोबल किंग। इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब उन्होंने, और ओल्डर नेशन, सब कुछ इन्होंने जो बनाए। बट एक शर्त पे, ये सब चीजें ड्रेस व्रेस तो की, बाकी के देशों को अपना सबऑर्डिनेट पार्टनर बना के रखा। हमारे साथ मिलकर रहोगे तो अच्छा, वरना जबरदस्ती मिला लिए जाओगे। तो इस तरीके से इन्होंने चला। ये स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन था। आई होप आपको इटली, जर्मनी और ब्रिटेन का मामला समझ में आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट? कौन सी कंट्री दो पार्ट में डिवाइडेड थी? जर्मन, ब्रिटेन, आयरलैंड, नन ऑफ दीज। सो राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, हर बच्चे के कमेंट सेक्शन का इंतजार रहेगा। चलिए, तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। विजुअलाइजिंग द नेशन को करते हैं। देखिए, 18th और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट लोग थे ना, वो किसी भी देश की पहचान एक विजुअल फॉर्म में बताना चाहते थे, ताकि लोग जब भी उस फिगर या इस पहचान को, इमेज को देखें, तो उस देश की याद आ जाए और उससे अपने आप को जो कनेक्टिव फील करें। तो इसके लिए उन्होंने पहचान करी कि भाई हम क्यों ना हर देश को ऐसे दिखाएं जैसे कि मान लो वो एक इंसान हो। इंसान देखोगे तो याद तो आएगा कि अच्छा वो था, ऐसा था, वैसा था। इसके लिए उन्होंने कई सारे सिंबल्स भी यूज किए। तो नेशंस को उस समय जो एक फीमेल फिगर के रूप में दिखाया जाने लगा। पर्सन यानी फीमेल मेल दोनों हो सकते हैं, बट इन्होंने जो है नेशंस को फीमेल के रूप में दिखाना शुरू किया। जैसे ये है ब्रिटेनिया, तो ये देखते ही आपको आएगा ब्रिटेन की याद, समझ रहे हो? तो ये ब्रिटेन की है। फीमेल फिगर जो है उस समय इसलिए बताई जा रही थी, देखिए कि अगर आप देश को इमेजिन करो तो कुछ देख के तो इमेजिन करोगे। तो फीमेल को हमेशा सरप्राइज किया गया, तो उन्होंने इस तरीके से कि भाई चलो फीमेल को प्रमोट किया जाएगा सोशली, इक्वली, हर तरीके से। तो इसलिए उन्होंने बताया। अब जो फीमेल फिगर थी, जो भी फिगर आप देखोगे, एक्चुअली वो रियल फीमेल नहीं है। वो जस्ट एक पर्सोनिफाई किया गया नेशन को एक ऐसे ही कंक्रीट फॉर्म देने के लिए, किसी भी एक जस्ट एक विजुअल इमेज है। असली औरत कोई नहीं, मैं आपको बताऊं तो कोई पर्टिकुलर वुमेन नहीं है, बल्कि एक सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एक पहचान देने के लिए बनाई है बस। दैट इज द फीमेल फिगर बिकम एलेगरी ऑफ द नेशन। तो फीमेल फिगर जो वो देश की पहचान बन चुकी थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आर्टिस्ट की बात करें, ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आर्टिस्ट ने फीमेल फिगर को लगातार यूज किया है, लिबर्टी को बताने के लिए, जस्टिस को बताने के लिए, रिपब्लिक को बताने के लिए। आप सभी लोग जानते हो कि कुछ ऐसे सिंबल होते थे उस इमेज के आसपास जिनसे अलग अलग इंडिकेशन, अलग अलग टर्म निकलती है। जैसे फ्री चेन, चेस्ट पे प्लेट का होना, स्वॉर्ड, कॉकेड, वो रेड कैप, है ना? तो वो आप लोगों को याद होगा। आगे चलते क्रिस्टियन मैरियने की बात करते हैं। तो फ्रांस में जो इमेज थी फीमेल की, वो क्रिस्टियन मैरियने की थी। वो इसलिए लगाई गई थी ताकि लोगों को यूनाइट किया जा सके। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक 3 याद रखिएगा जो एग्जाम में पूछ सकता है, रेड कैप, ट्राई कलर एंड कॉकेड। जब भी आप ये 3 इमेज देखो, समझ लेना फ्रांस की मैरियने की बात हो रही है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये कॉकेड, ये ट्राई कलर और ये रेड कैप। तो ये फ्रांस की किसकी बात है? फ्रेंच फीमेल की फिगर की बात हो रही है। स्टैच्यू ऑफ मैरियने की बात करें, जिसके अभी हमने फोटो देखी, इनकी स्टैच्यू को लेके जगह जगह रोड पे लगा दिया गया ताकि लोग जब भी वहां से गुजरे इसको देखें तो अपने आप को यूनाइट फील करें, कनेक्टिव फील करें, हम सब एक हैं। इस तरीके से जो वो लगाया गया था। यही नहीं, इनकी इमेज को कॉइन्स और स्टैम्प पर, मोहर और सिक्कों पर भी लगा दिया गया। लोगों के पास जब 24 घंटे चीज रहेंगे ना, तो लोग अपने आप ही अपने देश की पहचान को मानना स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन टाइम है, मैरियने की इमेजेस कहां कहां थी? कॉइन्स पर, स्टैम्प पर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। सो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइएगा, आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा और देखते हैं किसका आंसर जल्दी आएगा। बात करते हैं जर्मेनिया की, इलेक्शन नहीं, जर्मेनिया। जर्मेनिया की बात करते हैं। देखो नाम में ही लगा हुआ है जर्मनी की इमेज फीमेल की, एलेगरी ऑफ जर्मन नेशन, ठीक है। जर्मेनिया में क्या पहचान थी जर्मेनिया की? ओक की लीव्स का क्राउन था। जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सर, मतलब चीजें तो आप इमेज अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ये रही, देखिए अब ये क्राउन की क्या पहचान है। अगर कल को 1 मार्क्स में पूछ ले कि ये किस लिए पहना था, ये इसलिए पहना था हीरोइज्म। जो लोग अपने आप को हीरो वीर मानते हैं ना, वो ऐसा ओक का, पत्तियों का मुकुट पहनते हैं।
तो यहां पे मुकुट हीरोइज्म की पहचान है। ये आप देख सकते हो, जर्मेनिया की इमेज आप सभी के सामने है। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म? एक शब्द में बताता हूं। मोहब्बत देश से नेशनलिज्म है, बस देश के लिए पागल होकर दूसरे देशों पर अटैक करके उसको अपने अंडर मिला लेना और अपने देश को बड़ा कर देना इज इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म मतलब एकदम आर पार भाई साहब मार डालो अपने देश को बढ़ाने के लिए। During the last quarter of the 19th century, nationalist group became increasingly intolerant of each other and ever ready to go war. 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते जितने भी नेशनलिस्ट ग्रुप थे, क्रांतिकारी लोग थे, देश थे, वो अब एक दूसरे से जलने लगे। कहते यार हम क्रांतिकारी, हम इतनी लड़ाई लड़ी और हम इतने छोटे से हैं, हमें तो बड़ा देश होना चाहिए, हमें बड़ा देश बनना चाहिए। तो सब एक दूसरे से बड़ा बनने के चक्कर में जलने लगे तो लड़ने लगे। द मेजर यूरोपियन जो बड़े बड़े देश थे in turn manipulated the nationalist aspiration of the subject peoples in Europe to further their own imperialist aim। अब देखिएगा, ब्रिटेन है, बड़े बड़े जैसे देश है, और भी मैं ब्रिटेन का एग्जांपल लेता हूं। ब्रिटेन कभी मतलब बिना उसके रह सका है कि बिना अटैक के, बिना तोड़ फोड़ के, बिना अपने आप को बढ़ाए? हमेशा इसने लड़ाई को प्रमोट किया है। तो ब्रिटेन जैसे यूरोप में जैसे और नेशन थे, वो बड़े बड़े जो नेशन पावरफुल थे, जर्मन, फ्रांस, ये सब लोग चाहते थे कि ये भी बड़े बने। इसके लिए इन्होंने जो छोटे छोटे नेशनलिस्ट ग्रुप थे ना, इनको आपस में भिड़वाना शुरू किया। अंत में ये हार जाएंगे, फिर हम लड़ लेंगे। तो अपने एम्स को, उल्लू को सीधा करने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए इनको भी लड़वाना शुरू कर दिया। जैसे बात करें बल्कन, तो सबसे ज्यादा जो नेशनलिस्ट लड़ाई चल रही थी 1871 के बाद, वो कहां चल रही थी? बल्कन में चल रही थी। यूरोप में अगर 1871 के बाद अगर कहीं लड़ाई देखने को मिली तो बल्कन क्या है? वो इलाका जिसमें आज का रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, सर्बिया, स्लोवेनिया, हर्जगोविना, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, ये सब इलाके जो यूरोप के हैं, जैसे कि ये इलाके, ये देखो, इन इलाकों में लड़ाई चल रही है बेटा। इन इलाकों में अब लड़ाई चल रही है सिर्फ अपने आप में एक दूसरे से बड़ा होने के लिए। और भी रीजन बताऊंगा क्या है। ज्यादातर बल्कन का जो एरिया था वो किसके अंडर था? ओटोमन इलाके, तुर्की के पास था। जैसे ही पूरे देश में नेशनलिज्म की फीलिंग फैली, बल्कन के इलाके जो आपस में बोले कि हमको एक दूसरे से आजाद होना है। मतलब ओटोमन से तो आजाद होना है, हम आपस में भी मिलकर नहीं रहेंगे, हम सब एक दूसरे से आजाद। अब तुर्की से भी आजाद होना है और आपस में भी। तो वो सब ओटोमन तुर्की से अलग होने लगे। वन बाय वन, धीरे धीरे सब लोग जो है वो ओटोमन एम्पायर से अलग हो गए। और अब अलग होने का बात क्या है, समझ रहे हो? अब वो जब अलग हुए तो लड़के अलग हुए थे। कितनी लड़ाई लड़ी होगी ओटोमन एम्पायर से लड़ने के लिए, अब उनको लड़ने की होगी आदत। अब वो आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे से बड़ा बनने के लिए। उससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, लार्ज पार्ट ऑफ बल्कन किसके अंडर था? कमेंट सेक्शन में जाइएगा और आप सभी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन का इंतजार रहेगा। तो जो बल्कन के जो लड़ाकू लोग थे, अब उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी कि भाई साहब वो जो है अपने आप को आजाद करा ले गए, अपने आप को आजाद कराया। अब डिफरेंट नेशनलिस्ट जो लोग थे उसमें, बल्कन इलाके में अलग अलग इलाके थे, क्रोएशिया, मैकेडोनिया, सर्बिया, हर्जगोविना, तो ये इन सब के अपने अपने कल्चर थे। अब ये लोग अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को समझते थे, बट उनका कहना यह था हम आपस में बड़े होंगे। तो बल्कन एरिया जो वो इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बन चुका था। अब सबकी लड़ाई और बढ़ चुकी थी, अभी ओटोमन से थी, अभी आपस में होने वाली है। बल्कन इलाके एक दूसरे से जलने लगे, सिर्फ किस उम्मीद में कि एक दूसरे को ज्यादा इलाका बड़ा मिल जाए और वो बड़ा हो जाए। चलो बहुत अच्छी बात है। मैटर्स और भयंकर हो गया जब इनकी लड़ाई में कौन कूद पड़े? बड़े बड़े देश कूद पड़े, यूरोपियन बड़ी बड़ी पावर आ गई, है ना? क्यों? क्योंकि उनको इस एरिया से ट्रेड करना था, इन पे कब्जा करना था। तो वो बड़े देश इस लालच में कि इनसे हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना रिच मिनरल रिसोर्सेज बहुत थे, रॉ मटेरियल बहुत अच्छा था, तो वो भी कूद पड़े भाई साहब। छोटों की लड़ाई में बड़े आ गए। ईच पावर, चाहे वो रशिया हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रिया, हंगरी हो, कहते इलाके पे तो हमारा कब्जा होना चाहिए भाई साहब। तो वो भी अब जो है कहीं ना कहीं बल्कन पे अटैक करके बल्कन वालों को हरा के अपनी पावर को बढ़ाना चाहते थे। इसके चलते हुआ क्या? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस छोटी सी मामले, बल्कन के मामले में कूद गए इतने से। तो नेशनलिज्म के साथ अब इंपीरियलिज्म की फीलिंग आ गई। नेशनलिज्म वो होता है जब बल्कन के एरिया अपने को आजाद कर रहे थे, किससे? ओटोमन से, दैट वाज नेशनलिज्म। बट जब अपने में लड़ाई करके अपने एरिया को बड़ा कर रहे थे, दैट वाज इंपीरियलिज्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेशनलिज्म ओटोमन तुर्की से जब बाकी के बल्कन के एरिया अलग होने लगे, दैट वाज नेशनलिज्म। बट आपस में लड़के जब बड़ा होने लगे, दैट वाज इंपीरियलिज्म, जिसकी वजह से 1914 का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। तो ये आपके सामने एक दूसरे से देख लो, मारकाट करने पे लगे पड़े हैं। एंटी इंपीरियल मूवमेंट की बात करते हैं। अब एंटी इंपीरियल मूवमेंट हर जगह हो चुका था, किसी की इंपीरियलिज्म किसी को नहीं चाहिए। मतलब देखो सीधी सी बात है, आप इंपीरियलिज्म फैलाना चाह रहे हो, कोई आपको गुलाम क्यों बनेगा? तो एंटी इंपीरियल मूवमेंट चले हर जगह। वो जो लोग चले वो इस तरह चले कि दैट ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट एंड वर इंस्पायर्ड बाय सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी फॉर्ज इन कन्फ्रंटेशन विद द इंपीरियलिज्म। जो लोग नेशनलिज्म से प्यार करते थे खुश थे, बट जो लोग इंपीरियलिज्म के आड़े आ गए थे वो लोग परेशान थे। वो कह रहे भाई नेशन स्टेट बनाओ, हमको इंपीरियलिज्म नहीं चाहिए, तुम हम पे कब्जा करने आओगे, हम एंटी इंपीरियलिज्म मूवमेंट चलाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये चीज जो वो नेशनलिज्म तक ठीक थी, इंपीरियलिज्म तक ठीक नहीं थी।
सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस क्लास तक बने रहने के लिए।